शहरी बेटी का अमीर ससुराल और गरीब मायका वालों के सामने रूप। मानवी अपनी बेटी महक के साथ अपनी पड़ोस में रहने वाली गरीब देवरानी के घर आती है और कहती है, भाभी मैं आपको ये बताने आई थी कि मेरी बेटी महक का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में तय हो गया है और कल उसकी मंगनी है, तो आप अपने परिवार के साथ हमारे घर जरूर आना। हाँ मानवी, क्यों नहीं, तुम्हारी बेटी मेरी भी तो बेटी है, हम जरूर आएंगे। वैसे जेठानी जी, लोग कहते हैं कि किरण मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर है, पर मुझे लगता है कि पैसा मायने रखता है। अब देखो ना, हम पैसे वाले लोग हैं, तो इतने बड़े घर से रिश्ता आया है हमारी बेटी का। हाँ मानवी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी किरण के लिए किसी ड्राइवर और ठेले वाले का रिश्ता आया था। अब गरीबों के घर में तो ऐसे ही रिश्ते आते हैं। किरण, तू और कोमल भी बड़ी माँ के साथ मंगनी में जरूर आना, और सुन, अच्छे कपड़े पहन कर आना। कहीं ऐसा ना हो कि सबके कपड़े अच्छे हों और तुम लोग बस पुराने कपड़े पहन कर आओ। किरण को मानवी और महक की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उनके जाने के बाद किरण अपनी माँ से कहती है, माँ, ये चाची अपने आप को क्या समझती है? अमीर है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमें नीचा दिखाएंगी। और आप इतना सब कुछ सुन क्यों लेती हो? हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। ना आप कुछ कहती हो और ना ही हमें कुछ कहने देती हो। बेटा, वो अमीर है तो अपनी अमीरी का घमंड दिखाती हैं, हमें भला क्या बुरा मानना। कामिनी बेटा, तुम्हारी माँ सच कह रही है, और किसी के नीचे दिखाने से हम छोटे नहीं हो जाते। अगले दिन कमलेश अपने परिवार के साथ अपने भाई मिथिलेश के घर उसकी बेटी महक की मंगनी में जाता है। पार्टी शुरू हो चुकी थी और सभी मेहमान आ चुके थे। जैसे ही ये लोग पार्टी के अंदर जाते हैं, तभी मानवी वहाँ आ जाती है और कहती है, आइए भाई साहब, भाभी, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। देखिए मेरी बेटी की मंगनी कितनी धूमधाम से हो रही है। लखपति हैं वो लोग जिनके यहाँ मेरी बेटी की शादी तय हुई है। वैसे मैं आप लोगों को भी उनसे मिलवाती लेकिन आप लोगों के कपड़े इतने पुराने हैं कि अगर मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम बिटिया की मंगनी में शामिल होने आए हैं, तो दूर से ही शामिल हो जाएंगे। आप लोग मेहमानों को देख लीजिए। ठीक है, आप लोग आ ही गए हैं तो खाना खाकर ही जाना। ऐसा कहकर मानवी वहाँ से चली जाती है। तब किरण अपने पिता से गुस्से में कहती है, पिताजी, चाची को कितना घमंड है ना अपनी बेटी का अमीर घर में रिश्ता होने का। जाने दो बेटा, उनका नेचर तो तुम जानते ही हो। अच्छा, तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा भाई साहब से मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर कमलेश वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद महक किरण के पास आती है और कहती है, किरण, तुम लोग आ गए? मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम लोग शर्म की वजह से आओगे ही नहीं। अच्छा देखो, अब मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है महक। देखो मेरी मंगनी कितनी धूमधाम से हो रही है। अच्छा, मैं स्टेज पर जा रही हूँ और गलती से भी फोटो खिंचवाने स्टेज पर मत आ जाना, वरना तुम्हारे पुराने कपड़ों की वजह से सब लोगों के सामने तुम्हारा तमाशा बन जाएगा। ऐसा कहकर महक स्टेज की तरफ चली जाती है। मंगनी के बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। तब किरण अपनी माँ से कहती है, माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं कि चाची और महक हमारी इतनी बेइज्जती करते हैं? तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रही हो, जाने दो। अगले दिन कामिनी किरण से कहती है, किरण बेटा, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, तू कोमल के साथ बाजार जाकर सब्जियां ले आ। जी माँ। फिर किरण और कोमल सब्जियां लेने के लिए बाजार जाती हैं। दोनों बातें करते हुए जा रही थी, तभी अचानक पीछे से आ रही एक कार से किरण टकराकर गिर जाती है। कोमल उसे उठाते हुए कहती है, दीदी, तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं आई? तभी कार से शोभना और महेश दोनों उतरकर नीचे आते हैं और किरण से पूछते हैं, माफ करना बेटा, गलती से तुम हमारी कार से टकरा गई। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ जी, मुझे चोट नहीं आई। वैसे गलती मेरी ही थी कि हम दोनों बहनें बिना साइड देखे ही सड़क पार कर रही थी। ऐसा कहकर किरण और कोमल वहाँ से चली जाती हैं। शोभना और महेश भी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में शोभना महेश से कहती है, कितनी अच्छी लड़की थी ना वो, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई हम पर। हाँ शोभना, शरीफ लड़की थी जो बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। हाँ जी, मुझे तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसी ही कोई लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपनी छोटी बहू बना लूं। बातें करते हुए वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर के अंदर आते हैं तो उनकी बड़ी बहू ईशा कहीं जाने की तैयारी करती है। शोभना कहती है, ईशा बेटा, तुम कहीं जा रही हो? माँ जी,
आज मेरा पार्लर में अपॉइंटमेंट है, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। वैसे ये शीला बाई ने खाना बना दिया है, आप लोग खाना खा लेना और मेरा इंतजार मत करना, मुझे आने में शाम हो जाएगी। वैसे भी आज खाना मैं अपनी सहेलियों के घर खाऊंगी। ऐसा कहकर ईशा चली जाती है। तभी शीला बाई वहाँ आती है और कहती है, मेम साहब, मैंने खाना बना लिया है, खाना लग गया है, चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। शोभना और महेश खाने की टेबल पर आते हैं। वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी मोहित और तरुण भी खाना खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। सभी लोग साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। तब शोभना कहती है, मोहित बेटा, अब तेरी भी शादी की उम्र हो गई है, अगर तुझे कोई लड़की पसंद हो तो बता देना। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी पसंद से मेरे लिए लड़की देख लो। अरे माँ, मैं तो बताना ही भूल गया कि कल बड़े मंदिर में हवन है। पंडित जी ने हमें भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया है। ठीक है बेटा, हम सब कल शाम को चलेंगे। अगले दिन शाम को सभी लोग मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं। महेश गाड़ी निकालता है। सभी लोग गाड़ी में बैठकर मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। गाड़ी पार्क करके सभी मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर एक लड़की भजन गा रही होती है, जिसकी मीठी आवाज सुनकर शोभना कहती है, कितनी प्यारी आवाज में गा रही है ना वो लड़की, मन कर रहा है सुनते ही जाओ। सभी लोग मंदिर की आरती में शामिल होते हैं। तभी शोभना देखती है कि भजन गाने वाली लड़की कोई और नहीं, किरण थी। किरण उन सभी के पास आकर सबको आरती देती है। मोहित को भी किरण बहुत पसंद आती है। रात को सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। तब शोभना मोहित से कहती है, मोहित, मुझे तो किरण बहुत पसंद आई, अगर तुम्हें भी पसंद आई हो तो मैं शादी की बात आगे चलाऊं? किरण सचमुच बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें तो उसका पता भी मालूम नहीं। बेटा, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो पंडित जी के दोस्त की ही बेटी है, हम कल ही उनके यहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। अगले दिन शोभना अपने परिवार के साथ किरण के घर रिश्ता लेकर पहुंचती है और किरण की माँ से कहती है, बहन जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। इस इतवार को हम दोनों बच्चों की मंगनी का प्रोग्राम रख लेते हैं। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी, हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसा कहकर शोभना और उसके घर वाले चले जाते हैं। अब किरण की मंगनी का दिन पास आ जाता है। तब किरण अपनी माँ से कहती है, माँ, कल मेरी मंगनी है, लेकिन अभी तक हमने चाचा चाची को दावत नहीं दी। ऐसा करते हैं कि मैं और कोमल चाचा चाची को दावत देकर आते हैं। ठीक है बेटा, जाओ। अब किरण और कोमल दोनों अपनी चाची के घर पहुंचती हैं। किरण अपनी चाची से कहती है, चाची, कल मेरी मंगनी है, आप लोग जरूर आना। और हाँ, आपको पता है कि मेरी शादी एक बहुत बड़े घर में हो रही है। मेरे होने वाले पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वैसे महक, तुम भी आओगी ना मेरी मंगनी में? हाँ किरण, मैं आऊंगी। पता है महक, मैंने सुना है कि मेरे होने वाले पति तुम्हारे होने वाली पति से भी बड़े बिजनेसमैन हैं और वो लोग मेरी मंगनी के लिए ढेर सारी शॉपिंग कर रहे हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें अपनी खुशी में शामिल करना कैसे भूल सकती हूँ, इसीलिए आना जरूर। ऐसा कहकर किरण कोमल के साथ अपने घर की तरफ लौट रही होती है। तभी कोमल कहती है, दीदी, तूने बहुत अच्छा किया जो चाची और महक को सुनाया। वो भी तो हमें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हाँ, लेकिन माँ को मत बताना वरना वो गुस्सा करेंगी। किरण और कोमल घर आ जाती हैं। अगले दिन किरण की मंगनी थी। किरण की सास उसके लिए बड़ी सी सोने की अंगूठी और बहुत सारे कपड़े, जेवर और मिठाइयाँ लाती है, जिन्हें देखकर महक और मानवी दोनों चलकर रह जाती हैं। मंगनी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। समय बीतता है और 2 महीने के अंदर ही किरण की मोहित से शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। शोभना आरती उतार कर किरण का गृह प्रवेश करवाती है। किरण अपने ससुराल के अंदर आती है और अपने ससुराल को देखकर मन ही मन सोचती है, इतना बड़ा है मेरा ससुराल, इतने अमीर घर में आई हूँ मैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि 1-2 कमरों के घर में रहने वाली गरीब लड़की इतनी अमीर घर की बहू कैसे बन गई। भगवान, सब तेरी माया है। किरण को इस तरह खोया हुआ देखकर उसकी जेठानी ईशा किरण से पूछती है, अरे देवरानी जी, वैसे बहुत जल्दी ही आपका गृह प्रवेश हो गया, और हो भी क्यों ना, जो दहेज लेकर आता है उसे समय लगता है, आप तो खाली हाथ चली आई। वैसे भाभी, सच कहूँ तो हमें भगवान ने इतना सब कुछ दिया है कि हमें किसी से दहेज की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि आपको भी ये बात समझ जानी चाहिए। मोहित की बात सुनकर ईशा चुप हो जाती है। तभी महेश कहता है, बहू, तुम थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। चलो, हम लोग भी आराम करते हैं, शादी में काफी थकान हो गई थी वैसे भी। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह किरण साधारण कपड़ों में तैयार होती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप बता दीजिए कि मैं आप सबके लिए खाने में क्या बना दूं? बेटा, तुम्हें जो पसंद हो वही बना लो।
वैसे आपको फ्रेंच फ्राइज और ब्रेड सैंडविच बनाना तो आता होगा, मेरे लिए आप वही बना लेना, मैं नाश्ते में वही खाऊंगी। हाँ जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। अब किरण रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। वो अपनी जेठानी के लिए फ्रेंच फ्राइज और सैंडविच बनाती है। वहीं बाकी सभी लोगों के लिए दम आलू, वेज बिरयानी, पकौड़ा कड़ी, पूरी और खीर बनाती है। खाना बनाकर किरण सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर किरण की बहुत तारीफ करते हैं। तब शोभना कहती है, बहू तुमने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। बाकी लोग भी किरण के खाने की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ईशा किरण से जलती थी और मन ही मन सोचती थी, इस गरीब की मेरे ससुराल वाले इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये तो मेरी नौकरानी बनने के लायक है, और इसे तो मैं अपनी नौकरानी ही बना कर रखूंगी। शाम को ईशा किरण से कहती है, देवरानी जी, हमारे यहाँ की मेड लेट आती है और खाना भी अच्छा नहीं बनाती, इसलिए मैंने उसकी छुट्टी कर दी है, तो आप रसोई संभाल लेना। जी जेठानी जी, मैं देख लूंगी। किरण रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है और सभी को परोस देती है। खाना सभी को बहुत पसंद आता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और ईशा अपनी देवरानी से ऐसे ही ढेर सारे काम करवाती है, जिससे किरण को सजने संवरने का समय भी नहीं मिलता। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, बहू तेरी नई नई शादी है, थोड़ा सज सवर कर रहा कर, और ये तूने कितने सिंपल कपड़े पहने हैं, थोड़ा अच्छे कपड़े पहना कर। अपनी जेठानी को देख ले कैसे हर समय तैयार रहती है। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि जेठानी जी मुझसे इतना काम करवाती हैं कि मुझे सजने संवरने का समय ही नहीं मिलता। अगले दिन किरण अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी ईशा वहाँ आ जाती है और कहती है, देवरानी जी, आज मेरी सहेली आने वाली है, इसलिए तुम ऐसा करो कि मेरे कमरे को साफ कर दो। जेठानी जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो आप कर लीजिए। देवरानी जी, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं आपको आए, अगर आप चाहती हैं कि हम देवरानी जेठानी में झगड़ा शुरू हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ। अगर मेरा इनसे झगड़ा हुआ तो बात मेरे मायके तक भी पहुँचेगी और मेरी और मेरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं जेठानी जी, मैं झगड़ा नहीं चाहती, मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। अब किरण अपनी जेठानी के कहने पर उसका पूरा कमरा साफ कर देती है। शाम को ईशा की सहेलियां आती हैं। तब ईशा किरण से कहती है, ऐसा करो कि मेरी सहेलियों के लिए चाय और नाश्ता बना लो, और हाँ, नाश्ते में कुछ अच्छा बनाना। अब किरण ईशा की सहेलियों के लिए नाश्ता बनाती है और उन्हें परोस देती है। ईशा की सारी सहेलियां नाश्ता खाकर उसकी तारीफ करती हैं। अरे ईशा, नाश्ता तो तेरी देवरानी ने बहुत अच्छा बनाया है, इससे पहले तो हमने तेरे घर में इतना स्वादिष्ट नाश्ता कभी नहीं खाया। हाँ, वैसे भी ये घर के काम करते हुए अच्छी लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन किरण की सास उसे कहती है, किरण बेटा, तेरी माँ का फोन आया था, वो तुझे पूछ रही थी, ऐसा कर कि तू अपने मायके घूमा। मैंने मोहित से कह दिया है कि वो तुझे ऑफिस जाते हुए छोड़ देगा और शाम को वापस भी ले आएगा। मायके जाने की बात सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है। वो अपने कमरे में जाती है, अलमारी खोलकर एक बहुत सुंदर सी साड़ी निकालती है और अपने आप से कहती है, मैं अपने ससुराल में कैसी भी रहूं, लेकिन मायके बहुत अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी, आखिर इतने बड़े घर की बहू जो हूँ। किरण सुंदर सी साड़ी पहनती है, अच्छा सा मेकअप करती है, सोने चांदी के गहने पहनती है और तैयार होकर मोहित उसे देखकर कहता है, अरे वाह किरण, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। मोहित की बात सुनकर किरण मुस्कुरा देती है। मोहित अपनी कार से किरण को उसके मायके छोड़ देता है और फिर बाहर से ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। किरण अपने मायके में जाती है और सभी लोग उससे मिलते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कामिनी कहती है, बेटा तू अपने ससुराल में खुश है, ये देखकर हमें बहुत खुशी होती है। दीदी, तुझे पता है महक भी अपने ससुराल से आई हुई है, चल चाची और महक से मिलकर आते हैं। ठीक है कोमल, चल। फिर किरण और कोमल अपनी चाची के घर के लिए निकलती हैं। तभी रास्ते में भावना और माधुरी मिलती हैं। भावना किरण को देखकर कहती है, अरे किरण, तू तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है। मैंने देखा तू अपने पति की बड़ी सी गाड़ी से उतरी, अब तो तू अमीर हो गई है। तेरे कपड़े और गहने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ भावना, मेरी शादी बहुत बड़े घर में हुई है ना, इसीलिए। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे चाची से मिलना है। ये कहकर किरण और कोमल मानवी के घर जाती हैं। मानवी देखती है कि किरण ने बहुत महंगी साड़ी पहनी है और अच्छे गहने भी पहन रखे हैं। ये देखकर मानवी और महक दोनों जल जाती हैं। किरण मानवी से कहती है, पता है महक, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा मुझे नए नए गिफ्ट देते रहते हैं। मेरी जेठानी तो मुझ पर जान छिड़कती है। अब वैसे किरण, तेरी ये सोने की अंगूठी बहुत सुंदर लग रही है। मेरे पास तो ऐसी एक भी अंगूठी नहीं है। अच्छा मेरे पास तो ऐसी 3-4 अंगूठियां हैं। ये तो मेरी जेठानी ने ही मुझे दी है। किरण बेटा, तुम तो अब बहुत अमीर हो गई हो।
अच्छा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मानवी रसोई में जाती है और नाश्ता बनाते हुए मन ही मन सोचती है, अब ये किरण पहले वाली किरण नहीं रही। इतने बड़े घर में शादी हुई है इसकी, इतनी महंगी साड़ी और इतने सारे सोने चांदी के गहने पहन रखे हैं। यही सोचते हुए मानवी चाय और सैंडविच बनाकर किरण के पास लाती है और किरण नाश्ता करती है और अपनी होशियारी दिखाते हुए कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई, 1 मिनट मैं अपनी जेठानी को फोन लगा लूं। वो मेरे फोन का इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने कहा था कि पहुंचते ही फोन करना। किरण अपनी जेठानी को फोन लगाने की एक्टिंग करते हुए बात करती है। हाँ जेठानी जी, सॉरी, मैं आपको फोन लगाना ही भूल गई थी। अरे नहीं जेठानी जी, मैं शाम को आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपको मेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फोन रखने के बाद किरण महक और मानवी से कहती है, मेरी जेठानी जी मेरे बिना 1 घंटा भी नहीं रह पाती। ढेर सारी बातें करने के बाद किरण और कोमल वापस चली जाती हैं। तब महक अपनी माँ से कहती है, माँ, किरण की शादी तो बहुत बड़े घर में हुई है। तुमने उसके कपड़े और गहने नहीं देखे? हाँ बेटा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उस गरीब लड़की की किस्मत ऐसे चमक जाएगी। शाम को मोहित किरण को लेने के लिए आता है। किरण अपनी बड़ी सी कार में बैठती है। छत पर खड़ी महक और मानवी उसे इतनी बड़ी कार में जाते हुए देखती हैं। किरण अपने पति के साथ घर आ जाती है और कमरे में जाकर अपने कपड़े बदलकर सिंपल कपड़े पहन लेती है और काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह किरण बालकनी में अपने बाल सुखा रही होती है। तभी पड़ोसन निकिता कहती है, अरे किरण भाभी, कैसी हो तुम? ठीक हो बहन, तुम बताओ। किरण भाभी, आपकी जेठानी इतनी मॉडर्न है और आप इतनी सिंपल। थोड़ा तो अपनी जेठानी की तरह बनने की कोशिश करो। ऐसा करो, आज उनके साथ किसी पार्टी में चली जाना। नहीं निकिता बहन, मुझे किसी पार्टी में जाना पसंद नहीं। पीछे खड़ी ईशा ये सब सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, ऐसा करती हूँ, आज किरण को अपने साथ किसी पार्टी में ले जाती हूँ। इसी बहाने उसे नीचा दिखाने का मौका मिलेगा। दोपहर में ईशा किरण के कमरे में आती है और कहती है, अरे किरण, तुम टीवी देख रही हो? चलो ना, तैयार हो जाओ, आज मेरे साथ किटी पार्टी में चलना। वहाँ बहुत सारे गेम्स होते हैं, बातें होती हैं और खाना पीना भी। बहुत मजा आता है। ईशा किरण को एक सिंपल सा सूट पहनाकर अपने साथ किटी पार्टी में ले जाती है। ईशा की सहेलियां किरण को देखकर उसका मजाक उड़ाती हैं। वैसे ईशा इतनी मॉडर्न है और उसकी देवरानी इतनी सिंपल। इसके कपड़े तो देखो, इतनी बड़ी पार्टी में इतना सिंपल सूट कौन पहनता है? वैसे किरण हमारी तरह अमीर घर से नहीं है, इसीलिए इसे महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है। ये सब सुनकर किरण को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम को सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और किरण रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए किरण मन ही मन सोचती है, जेठानी जी ने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरे मायके वालों को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन कमलेश का फोन आता है और वो किरण से कहते हैं, किरण बेटा, तेरी माँ को बुखार है, इसीलिए वो तुझे याद कर रही है। तू आकर उनसे मिल ले। हाँ पिताजी, मैं आज ही आती हूँ। फोन रखने के बाद किरण अपने सास ससुर को सारी बात बताती है। तब उसकी सास उससे कहती है, बेटा, आज तो मोहित भी ऑफिस गया है और मुझे भी पड़ोस में किसी काम से बाहर जाना है। तुम ऐसा करो कि अपनी जेठानी के साथ अपने मायके चली जाओ। ठीक है माँ जी, मैं जेठानी जी के साथ ही चली जाती हूँ। अब किरण अपनी जेठानी को अपने मायके जाने के लिए तैयार करती है। फिर किरण एक सुंदर सी साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो जाती है। ईशा और किरण दोनों कार से किरण के मायके जाने के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर में किरण अपने मायके पहुंचती है। किरण अपने माता पिता और अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। किरण अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। तभी कोमल ईशा के लिए नाश्ता लगाती है। ईशा नाश्ता करती है। उसके बाद कोमल किरण से कहती है, किरण दीदी, चाची ने कहा था कि जब भी किरण आए तो उसे घर जरूर लाना। तो ऐसा करते हैं, हम चाची के घर चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। जेठानी जी, आप भी हमारे साथ चाची के घर चलिए, आप भी उनसे मिल लेना। अब किरण अपनी जेठानी के साथ अपनी चाची के घर जाने के लिए निकलती है। तभी भावना उन्हें देखकर कहती है, अरे किरण, तुम अपनी जेठानी के साथ आई हो। लगता है देवरानी जेठानी में बड़ा प्रेम है। हाँ भावना, मेरी जेठानी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। उन्होंने मुझे अकेले आने ही नहीं दिया। ऐसा कहकर किरण अपनी चाची के घर चली जाती है। वो अपनी जेठानी को अपनी चाची से और साथ ही महक से भी मिलवाती है और कहती है, मेरी जेठानी जी मेरा बहुत ख्याल रखती है। उन्होंने मुझे यहाँ अकेले आने भी नहीं दिया। देखो, इस बार जो मैंने ये सूट पहना है, ये तो मुझे मेरी जेठानी ने ही गिफ्ट किया है। बहुत महंगा है ये सूट। किरण, तुम तो बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारी जेठानी तुम्हें इतना प्यार करती है, वरना मेरी जेठानी तो मुझसे 36 का आंकड़ा रखती है। अच्छा किरण,
तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अब मानवी किचन में जाती है और उन लोगों के लिए चाय और पकोड़े बनाती है, वो उन्हें ला कर देती है। तब किरण पकोड़ों को देकर मुंह बनाते हुए कहती है, सॉरी चाची, लेकिन मैं और मेरी जेठानी ऑयली नहीं खाते। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है ना, तो हम लोग सिर्फ चाय ही पी लेते हैं। वे लोग चाय पीने लगते हैं। ये सब देखकर ईशा अपने मन में सोचती है, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने मायके में अपने ससुराल वालों की बहुत बड़ाई करती है ताकि इसकी बेइज्जती ना हो। बेइज्जती तो इसकी मैं करूंगी। ईशा घर लौटते समय महक का नंबर ले लेती है। शाम को वो लोग घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ईशा महक को फोन करके कहती है, हेलो महक, कैसी हो तुम? मैं कह रही थी एक दिन तुम भी हमारे यहाँ घूमने आओ ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ईशा भाभी, हम लोग आज ही आपके घर आएंगे। ईशा फोन रखती है। उसके बाद वो किरण के कमरे में जाती है और कहती है, किरण, आज तुम्हारी चाची और चाची की बेटी दोनों यहाँ तुमसे मिलने आ रही हैं। जेठानी जी, मेरे मायके वालों के सामने आप मेरी तारीफ करना और मेरे बारे में अच्छा अच्छा कहना ताकि वो मेरे बारे में कुछ बुरा ना सोचे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा करो कि मेरे कपड़े प्रेस करने हैं, तुम प्रेस कर दो। अब किरण ईशा के कपड़े अपने कमरे में लाकर प्रेस करते हुए अपने मन में सोचती है, मेरे मायके वालों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी जेठानी का व्यवहार मेरे साथ इतना खराब है, वरना वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। किरण कपड़े प्रेस करके अपनी जेठानी के कमरे में ले जाकर दे देती है और कहती है, जेठानी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। ऐसा कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। तब ईशा मन में सोचती है, तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी होशियारी दिखाने का। आज मैं तुम्हारे मायके वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। वैसे देवरानी जी, ऐसा करो कि मेरे लिए एक सैंडविच बना दो। किरण रसोई में जाती है और सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड और सॉस निकालने लगती है। तभी वो देखती है कि सॉस खत्म हो गई है। वो अपने आप से कहती है, अरे सॉस खत्म हो गई है, जेठानी जी को बता देती हूँ कि सॉस नहीं है। अब वो अपनी जेठानी के कमरे में आती है तो देखती है कि वो किसी से फोन पर बात कर रही है। देखो आकाश, हमारे बीच जो था वो सब कुछ शादी के पहले ही खत्म हो गया था। तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल करना बंद करो। भगवान के लिए मेरी बसी बसाई गृहस्थी में आग मत लगाओ प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भूल जाओ सब कुछ। ये सुनकर किरण आगे बढ़कर ईशा के हाथ से फोन ले लेती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेठानी जी को ब्लैकमेल करने की? हम सब जानते हैं तेरे बारे में। जो कुछ भी था वो जेठानी जी का अतीत था। आज उनके जीवन में उनके ससुराल वालों के अलावा कोई नहीं है। आज के बाद अगर तूने उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझा? ऐसा कहकर किरण फोन रख देती है और ईशा से कहती है, जेठानी जी, आपको डरने की क्या जरूरत है? जो कुछ था वो आपका अतीत था और हम सभी आपके साथ हैं। वैसे मैं तो आपको ये बताने आई थी कि सॉस खत्म हो गई है, तो मैं आपके लिए बिना सॉस का सैंडविच बना दूं? हाँ, तुम बिना सॉस का ही सैंडविच बना दो। किरण वहाँ से चली जाती है। तभी ईशा मन में सोचती है, देवरानी जी को मेरा राज पता चल गया। अगर उन्होंने मेरे पति और मेरी सास को बता दिया तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन किरण को कुछ नहीं बताती। शाम को ईशा किरण से कहती है, किरण, तुमने मेरे बारे में माँ जी को बताया तो नहीं? नहीं जेठानी जी, मैं आपके बारे में किसी को कुछ क्यों बताऊंगी? मैं आपकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, आप चिंता मत कीजिए। किरण ऐसा कहकर चली जाती है। तभी ईशा मन ही मन सोचती है, देवरानी जी सचमुच बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरा राज छुपाया है, मैं भी उनकी इज्जत रखूंगी। अब किरण अपने कमरे में जाकर एक सुंदर सा ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। तभी मानवी और महक दोनों किरण के घर आ जाते हैं। किरण उन्हें अपनी सास से मिलवाती है, फिर उनके साथ बैठकर अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ करती है। फिर शोभना कहती है, बेटा, अपने मायके वालों को कुछ नाश्ता कराओ। तभी ईशा वहाँ पर ढेर सारा नाश्ता बनाकर लेकर आती है और कहती है, अरे देवरानी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे होते हुए आपको भला नाश्ता लाने की क्या जरूरत है? ऐसा कहकर ईशा नाश्ता परोसती है। जहाँ एक तरफ अपनी जेठानी का ये रूप देखकर किरण बहुत हैरान थी, वहीं महक और मानवी दोनों जलकर राख हो जाती हैं। सभी लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद ईशा महक और मानवी से किरण की बहुत तारीफ करती है। थोड़ी देर बाद महक और मानवी जाने लगती हैं। तब ईशा कहती है, जाओ देवरानी जी, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। अब किरण अपनी चाची और महक को बाहर तक छोड़ने आती है। उसके बाद वो अपनी फेवरेट सोने की अंगूठी महक को देते हुए कहती है, महक, मुझे पता है कि तुम्हें शुरू से ही ये अंगूठी बहुत पसंद है। ऐसा करो, तुम इसे मेरी तरफ से रख लो। महक के मना करने के बाद भी किरण वो अंगूठी महक को दे देती है। महक किरण से भावुक होते हुए कहती है, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम गरीब थी तो हमने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की, और देखो आज भगवान ने तुम्हें
हमसे भी ज्यादा अमीर बना दिया। हाँ बेटा, आज तुम्हें इतनी खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। मानवी ऐसा कहकर अपने घर लौट जाती है। अब किरण अपनी जेठानी के कमरे में आकर उसे धन्यवाद देती है और कहती है, धन्यवाद जेठानी जी, आज आपने मेरे मायके वालों के सामने मेरी इज्जत रख ली। नहीं किरण, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तुम तो हमेशा से ही सम्मान के लायक हो। मैं ही गलत थी जो तुम्हारी इंसल्ट करती थी। मुझे माफ कर दो। आज के बाद हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। और इस तरह ईशा और उसकी देवरानी दिल से एक दूसरे को अपनाकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगी।